A very good afternoon to all the participants of this webinar. And we are doing assessment procedure, chapter 14 of the Income Tax Act. And today we are beginning with section 154. Rectification of any mistake. 154 सेक्शन में कहा गया है, 154(1) में, with a view to rectifying any mistake apparent from the record. ऐसी कोई मिस्टेक, ऐसी कोई गलती जो रिकॉर्ड से ही प्रत्यक्ष हो जाए, रिकॉर्ड को देख के ही प्रत्यक्ष हो जाए, उसको सही करने के दृष्टिगत कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसका रेफरेंस सेक्शन 116 में है, वो ये कार्य कर सकती है, A, B, C and D। तो किस किस तरह की मिस्टेक रेक्टिफाई की जा सकती है, ये A, B, C और D में आ रहा है। और सेक्शन 116 में जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो उस तरह की अपेरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकती है। मिस्टेक अपेरेंट होनी चाहिए। अपेरेंट का मतलब यह है कि वो प्रत्यक्ष रूप से साबित होनी चाहिए, साफ प्रतीत होना चाहिए कि मिस्टेक है, और उसमें कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या क्या कार्य कर सकती है उसके बारे में। ए है अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट। अपने द्वारा पास किया गया कोई भी ऑर्डर जो कि इस एक्ट के प्रावधानों के तहत पास किया गया है, उसको अमेंड कर सकती है। इस बात का ध्यान रहे कि वो केवल अपने द्वारा की गई अपेरेंट मिस्टेक को ही रेक्टिफाई कर सकती है, उसके अलावा कोई कंटेंट को नहीं चेंज कर सकती। इस संदर्भ में हमको याद रखना पड़ेगा कि रिव्यू का पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास नहीं है। बी है अमेंड एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143। कोई भी इंटीमेशन या कोई भी जो इंटीमेशन मान लिया जाता है सेक्शन 143(1) के तहत, उसको अमेंड कर देगी। अमेंड एनी इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 200A। 200A(1) के अंतर्गत कोई भी इंटीमेशन है उसको अमेंड कर सकती है। जो इंटीमेशन TDS के स्टेटमेंट को रिसीव करने पे उसके एक्नॉलेजमेंट के रूप में भेजा जाता है। 143(1) में जो रिटर्न फाइल की जाती है उसका इंटीमेशन भेजा जाता है। और 143(1) में ये भी है कि प्रावधान की किस केस में वो इंटीमेशन, डीम्ड इंटीमेशन कब माना जा सकता है। यानी कभी कभी हम एक्नॉलेजमेंट को डीम्ड इंटीमेशन मान लेते हैं। तो उस डीम्ड इंटीमेशन या उस इंटीमेशन को अमेंड कर सकती है। उसके बाद 206 CB में जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का स्टेटमेंट है उसको भी वो रेक्टिफाई कर सकती है। 154(1)A में लिखा है where any matter has been considered and decided in any proceeding by way of appeal or revision। जब किसी मैटर को, किसी मामले को कंसिडर किया गया रहा है और डिसाइड भी कर दिया गया रहा है किसी भी ऐसे प्रोसीडिंग में जो कि अपील या रिवीजन की प्रोसीडिंग थी, अपील या रिवीजन के द्वारा जिस मैटर को कंसिडर करके डिसाइड कर दिया गया है, जो अपील या रिवीजन एक ऐसे ऑर्डर के रिलेशन में था जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 1 में आ रहा है। यानी यहां पर सबसेक्शन 1 में जब हम कह रहे हैं कि ऑर्डर पास बाय इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उस ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन जहां पर उस ऑर्डर पर एक रिवीजन या अपील हो चुकी है और उसको डिसाइड भी किया जा चुका है, तो जो भी अथॉरिटी ऐसा ऑर्डर पास करेगी, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगी,
it may, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, amend the order under that subsection in relation to any matter other than the matter which has been so considered and decided. उस केस में जो रेक्टिफिकेशन का पावर है, जो रेक्टिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल उन मामलों तक सीमित है जो कि कंसिडर करके अपील या रिवीजन में डिसाइड नहीं किए गए हैं। यानी जो मामले अपील या रिवीजन में कंसिडर करके डिसाइड कर दिए गए हैं, उनको रेक्टिफाई इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं कर सकती। जिस इनकम टैक्स अथॉरिटी का 154(1) में वर्णन है। इसके बाद आता है कि साफ बात है, जो मैटर अपील या रिवीजन में कंसिडर करके डिसाइड कर दिए गए रहे हों, उनको रेक्टिफाई करने का पावर तो नहीं ही होना चाहिए। 154(2) में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के दूसरे प्रावधानों के अधीन जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, इट में मेक एन अमेंडमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ इट्स ओन मोशन। अथॉरिटी कंसर्न जो है वो जो अमेंडमेंट कर रही है सबसेक्शन 1 में, यानी जो रेक्टिफिकेशन या जो बदलाव कर रही है सबसेक्शन 1 में जो लिखा है, यानी जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ऑफ इट्स ओन मोशन, वो अमेंडमेंट को अपने आप से भी कर सकती है। एंड shall make such amendment for rectifying any such mistake which has been brought to its notice by the assessee or by the deductor or by the collector, and where the authority concerned is the Commissioner Appeals by the assessing officer also. तो ये जो अमेंडमेंट है, ये एक तो अपने आप से तो करना ही करना है, लेकिन अगर इस गलती को ब्रॉट टू नोटिस यानी नोटिस में लाया जाता है एसएससी के द्वारा या डिडक्टर के द्वारा नोटिस में लाया जाता है, या कलेक्टर के द्वारा जो सोर्स पे कलेक्ट कर रहा है उसके द्वारा नोटिस पे लाया जाता है, डिडक्टर यानी जो सोर्स पे डिडक्ट कर रहा है उसके द्वारा नोटिस पे लाया जाता है, यदि तो उस केस में अगर मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई या अमेंड करना ही करना है। शैल मेक, यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया। और जहाँ पर वो अथॉरिटी जिसके सामने जिसका जो ऑर्डर था, जैसे कमिश्नर अपील है, अगर वो अथॉरिटी, तो असेसिंग ऑफिसर भी अगर उनके मिस्टेक को उनके नोटिस में लेके आते हैं, तो यदि वो मिस्टेक है जो कि अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो उसको कमिश्नर अपील्स के द्वारा भी निश्चित रूप से अमेंड किया जाना जरूरी है। तो कोई भी अथॉरिटी जो ऑर्डर पास कर रही है इस एक्ट के तहत, वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकती है, या तो अपने आप से ऑन इट्स ओन मोशन, या जब उसको इस बात को नोटिस में लाया जाता है एसएससी के द्वारा या डायरेक्टर, कलेक्टर या असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, अगर कमिश्नर अपील का केस है। 154(3) में क्या कहा जा रहा है? 154(3) में कहा जा रहा है कि एन अमेंडमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग एन असेसमेंट, एक ऐसा अमेंडमेंट जिसका इफेक्ट ये है कि वो असेसमेंट को एनहांस करता है या रिफंड को रिड्यूस करता है, या और अदरवाइज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द एसएससी, या एसएससी देनदारी को बढ़ा रहा है। लायबिलिटी ऑफ द एसएससी यानी डिपार्टमेंट की ओर जो लायबिलिटी है उसकी, जो देनदारी एसएससी की डिपार्टमेंट की ओर है उसको अगर बढ़ा रहा है, या डिडक्टर की देनदारी को बढ़ा रहा है, या कलेक्टर की देनदारी को बढ़ा रहा है, तो इट शैल नॉट बी मेड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत ऐसा ऑर्डर नहीं किया जा सकता जो असेसमेंट को एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, रिफंड को कम कर रहा है, एसएससी की देनदारी को बढ़ा रहा है, डायरेक्टर कलेक्टर की देनदारी को बढ़ा रहा है। ऐसा ऑर्डर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अथॉरिटी कंसर्न ने नोटिस नहीं दे दिया गया रहा हो एसएससी को या डायरेक्टर को या कलेक्टर को कि उनकी मंशा है, ऑफ इट्स इंटेंशन सो टू डू, ऐसा करने की उनकी मंशा है, उसका जब तक नोटिस ना दे दिया गया हो, एंड हैज़ अलाउड द एसएससी, और एसएससी को अलाउ कर दिया गया रहा हो, या डायरेक्टर को या कलेक्टर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी से ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी
एसएससी को दे दी गई रही हो, उसके बाद ही ये जो ऐसा कार्य जिसमें कि एसएससी की लायबिलिटी बढ़ जाती है वो किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर एसएससी के खिलाफ दिया जा रहा है तो उसके पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना नेचुरल जस्टिस में आता है। 4 है वेयर एन अमेंडमेंट इज मेड अंडर दिस सेक्शन, जहां पर भी इस सेक्शन के तहत कोई अमेंडमेंट किया जाता है। देखिए हेडिंग में जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो है रेक्टिफिकेशन, और फर्स्ट लाइन में भी लिखा है विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक। विद अ व्यू टू यानी इस बात को दृष्टिगत रखा जा रहा है कि हमको मिस्टेक को, जो अपेरेंट मिस्टेक है रिकॉर्ड से, उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना मतलब सही करना। तो जो काम किया जा रहा है उस रेक्टिफिकेशन के लिए वो है अमेंडमेंट। द रिजल्ट इज रेक्टिफिकेशन बट द वर्क दैट इज डन इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने से रेक्टिफिकेशन होता है। तो जहां पर भी कोई अमेंडमेंट है जो इस सेक्शन में किया जा रहा है, एन ऑर्डर शैल बी पास्ड इन राइटिंग बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसर्न। तो उस ऑर्डर को राइटिंग में पास करना होगा कंसर्न इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। इसके 5 है where any such amendment has the effect of reducing the assessment or otherwise reducing the liability of the assessor। जहां अमेंडमेंट का असर यह है कि किसी का असेसमेंट रिड्यूस हो रहा है, या असेसी की देनदारी कम हो रही है, या डिडक्टर या कलेक्टर की देनदारी कम हो रही है, तो असेसिंग ऑफिसर शैल मेक एनी रिफंड विच मे बी ड्यू टू सच असेसी और द डिडक्टर और द कलेक्टर। तो असेसिंग ऑफिसर जहाँ देनदारी कम कर रहा है तो वहाँ वो कोई भी रिफंड जो ड्यू हो जाएगा, असेसी को जो ड्यू है वो उसको देगा। And where any such amendment has the effect of enhancing the assessment or reducing a refund already made or otherwise increasing the liability of the assessee or the deductor or the collector, the assessing officer shall serve on the assessee or the deductor or the collector, as the case may be, a notice of demand in the prescribed form specifying the sum payable, and such notice of demand shall be deemed to be issued under section 156, and the provisions of this act shall apply accordingly। तो जहाँ पर भी अमेंडमेंट का असर ये है कि असेसमेंट को एनहांस हो रहा है, असेसमेंट एनहांस हो रहा है, या रिफंड कम हो रहा है जो पहले दे दिया गया हो, या किसी दूसरे ढंग से असेसी की लायबिलिटी बढ़ रही हो, या डिडक्टर की या कलेक्टर की लायबिलिटी बढ़ रही हो, तो असेसिंग ऑफिसर को सर्व करना होगा असेसी या डिडक्टर या कलेक्टर पर एक नोटिस ऑफ डिमांड, और ये नोटिस ऑफ डिमांड प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, और उसमें वो सम पेएबल स्पेसिफाइड होगा, और जो ऐसा नोटिस ऑफ डिमांड है उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि ये सेक्शन 156 में इशू किया गया था, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और इस एक्ट के प्रावधान उसके अनुसार अप्लाई करेंगे। जो भी 156 के नोटिस से जुड़े हुए प्रावधान हैं वो अप्लाई करेंगे कि डिमांड टैक्स का किया जा रहा है एसएससी से, और वो डिमांड फिर उसके बाद जो भी सेक्शंस हैं रिकवरी के या इंटरेस्ट के वो सब लगेंगे, या पेनल्टी के अगर वो पेमेंट नहीं करता। और उसके बाद 154(7) में कहा गया कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सिवाय जहां कुछ और प्रोवाइड किया गया हो, कोई और प्रावधान किया गया हो सेक्शन 155 में या सेक्शन 186 के 4 में। No amendment under this section shall be made after the expiry of 4 years from the end of the financial year in which the order sought to be amended was passed। जिस साल में, जिस वित्तीय वर्ष में वो जो ऑर्डर था जिसको कि अमेंड किया जाना है, वो जिस वित्तीय वर्ष में पास किया गया था, उस वित्तीय वर्ष को छोड़ते हुए 4 साल तक के अंतर्गत के समय में, 4 साल के अंतराल के अंतर्गत जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, जो अमेंडमेंट ऑर्डर है, वो पास किया जा सकता है, और उसके बाद नहीं, सिवाय जहां 155 में या फिर 186(4) में कुछ और प्रोवाइड किया गया हो, वहाँ पर ज़्यादा समय में भी अगर
वो पास किया जा सकता हो। अभी देखते हैं सेक्शन 155 में, इसके बाद ही जाएंगे तो उसको हम लिंक कर लेंगे। सेक्शन 186(4) को अभी देख लेते हैं, बट बिफोर दैट हम लोग सब सेक्शन 8 को पूरा कर लेते हैं। सबसेक्शन 8 में लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 में जो भी लिखा है उसको बिना प्रेजुडिस किए, यानी उसको बिना प्रतिकूलता प्रदान किए हुए, where an application or amendment under this section is made by the SSE or by the director or by the collector on or after the first day of June 2001, 1 जून 2001 के बाद जब से ये प्रावधान आया है सबसेक्शन 8, जब कोई एप्लीकेशन अमेंडमेंट की जाती है किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 1 में है, तो द अथॉरिटी shall pass an order within a period of 6 months. वो जो अथॉरिटी है वो 6 महीने में उस ऑर्डर को पास कर देगी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय इट। उस महीने के अंत से 6 महीने के अंदर पास कर देगी जिसमें वो एप्लीकेशन उसके द्वारा रिसीव की गई थी इस महीने में। मेकिंग द अमेंडमेंट, या तो वो जो ऑर्डर पास करना होगा वो अमेंडमेंट करते हुए पास करना होगा, या वो ऑर्डर जो किया जाएगा क्लेम को अलाउ करने से रिफ्यूज करते हुए पास किया जाएगा। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं 186(4) में क्या निष्कर्ष निकाला गया, लेकिन ये बात समझने वाली है, जब साथ में कहा जा रहा है कि 4 साल के बियॉन्ड ये ऑर्डर नहीं किया सकता, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर एसएससी कहता है कि इसको करने के लिए एप्लीकेशन करता है तो उसकी एप्लीकेशन का निस्तारण 6 महीने में कर देना है, उस महीने के अंत से जिस महीने में वो एप्लीकेशन एसएससी या डायरेक्टर या कलेक्टर कर रहा है। हालांकि यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब जहाँ पर असेसिंग ऑफिसर अगर ये एप्लीकेशन कमिश्नर अपील के सामने करते हैं तो कमिश्नर अपील से 6 महीने की अवधि से बाध्य नहीं है अंडर लॉ। 186(4) में चलते हैं। वी डोंट हैव इट हियर एनीवे, उसको बाद में फिर देखेंगे, विल जस्ट फाइंड आउट कि ये कहाँ से आएगा, बिकॉज इट्स नॉट हियर। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन 155 में। ओके, ये हैं अदर अमेंडमेंट्स। एक तो 154 है ऐसे अमेंडमेंट जो कि मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हुए होते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे अमेंडमेंट्स हैं वो किस तरह के अमेंडमेंट्स हैं। 155(1) says that where in respect of any completed assessment of a partner in a firm for the assessment year commencing on 1st day of April 1992 or any earlier assessment year, it is found on the assessment or reassessment of the firm or on any reduction or enhancement made in the income of the firm under this section or section 154, 252, 54, 262, 262, 263, 264, or any order passed under subsection 4 of 245D on the application made by the firm. अगर ये पाया जाता है 1 अप्रैल 1992 में जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है, यानी 92-93, उस असेसमेंट ईयर से पहले की ईयर में जहां पर कोई पार्टनर का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, और वहां ये पाया जाता है जब फर्म का असेसमेंट होता है या जब कोई फर्म की इनकम में रिडक्शन या एनहांसमेंट होता है, घटत या बढ़त होती है, या तो इस सेक्शन में या रेक्टिफिकेशन से, या फिर जो एपेलेट अथॉरिटीज़ अगर कोई ऑर्डर करती हैं उसकी वजह से
फर्म की इनकम में कोई घटत बढ़त हो जाती है, या 245D(4) में जो सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर है उससे कोई घटत बढ़त हो जाती है फर्म के इनकम में, और ये पाया जाता है that the share of the partner in the income of the firm has not been included in the assessment of the partner, if included, is not correct. ये पाया जाता है कि या तो पार्टनर का शेयर उसकी फर्म की इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया गया, या फिर इंक्लूड किया गया लेकिन करेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया। तो असेसिंग ऑफिसर में अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ द पार्टनर। असेसिंग ऑफिसर पार्टनर के असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है with a view to the inclusion of the share in the assessment or the correction thereof, इसलिए कि उस शेयर को इंक्लूड करना है या उसका करेक्शन करना है, जो भी मामला हो, एज द केस में बी। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 और सेक्शन 154 के जो प्रावधान है जहाँ तक हो सकेगा अप्लाई करेंगे, सो फार एज मे बी अप्लाई देयर टू, उस पर the period of 4 years specified in subsection 7 of that section being reckoned from the end of the financial year in which the final order was passed in the case of the firm. तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब भी किसी पार्टनर के केस में असेसमेंट होता है या रीअसेसमेंट होता है, सॉरी, किसी फर्म के केस में असेसमेंट या रीअसेसमेंट होता है और या फिर फर्म की इनकम को में घटत या बढ़त होती है इस सेक्शन में या 154 सेक्शन में या और भी अपीलेट सेक्शंस में, या फिर ये पाया जाता है किसी भी ऑर्डर के इशू करने से जो कि सेटलमेंट कमीशन इशू करता है कि किसी पार्टनर का जो शेयर था या तो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था उसके असेसमेंट में, या फिर इंक्लूड हुआ था लेकिन गलत राशि पे इंक्लूड हो गया था, तो असेसिंग ऑफिसर अमेंड कर सकते हैं पार्टनर के असेसमेंट ऑर्डर को और उसमें जो शेयर है उसको इंक्लूड कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, और उस संबंध में प्रोविजंस होंगे सेक्शन 154 के अप्लाई कर जाएंगे। और जो एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई, यहाँ पर 154 के प्रोविजंस को ला रहे हैं कि इट इज एज इफ इट इज रेक्टिफिकेशन, और जो 4 साल का पीरियड लिखा हुआ है वहाँ पे सबसेक्शन 7 में 154 के, वो उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से माना जाएगा जिसमें वो फाइनल ऑर्डर जो था वो फर्म का पास किया गया था। यानी जहाँ फर्म का ऑर्डर पास हो गया उसमें कुछ इनकम बढ़ गई और उस तारीख से 4 साल के अंदर पार्टनर के असेसमेंट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। यानी उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 4 साल के बाद का, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो जो ऑर्डर है फर्म के केस में वो पास किया गया, चाहे वो असेसमेंट का ऑर्डर हो चाहे रीअसेसमेंट का ऑर्डर हो। उसके बाद 155(1)(a) में ये कहा जा रहा है जहां पर भी एक फर्म का असेसमेंट कंप्लीट हो गया रहा है, where in respect of any completed assessment of a firm it is found on the assessment of the firm or the reassessment of the firm or any reduction or enhancement made in the income of the firm or any order passed under 245D, ये पाया जाता है that any remuneration to any partner is not deductible under clause B of section 40B। ये पाया जा रहा है कि कोई ऐसा रिम्यूनरेशन है जो पार्टनर को दिया गया है वो डिडक्टेबल नहीं है 40B के तहत, 40B के तहत, जहाँ 40B कहता है कि सर्टन कंडीशंस में जो पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो डिडक्टेबल नहीं होगा। तो जो रिम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर डिडक्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है डिडक्टेबल? क्योंकि फर्म का असेसमेंट हुआ या फर्म की इनकम एनहांस हुई या रिड्यूस हुई या फिर सेटलमेंट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया और उसके आधार पे ये तय हो गया
कि जो रिम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जा रहा था वो डिडक्टेबल नहीं है 40B के तहत। तो जो असेसिंग ऑफिसर है वह ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, may amend the order of the assessment of the partner with a view to adjusting the income of the partner to the extent of the amount not so deductible. तो जो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं था, जो पाया गया था वो डिडक्टेबल नहीं है, उस अमाउंट तक के लिए उसको एडजस्ट करने के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई देयर टू, एंड द पीरियड ऑफ 4 years जो है वो माना जाएगा उस तारीख से, रेकन फ्रॉम, यानी वहाँ से कैलकुलेट होगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से जिसमें जो फाइनल ऑर्डर जो था वो फर्म के केस में पास किया गया। नाउ विल गो टू सेक्शन 40 एंड सी कि कौन सा वो रिम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर है जो नॉट डिडक्टेबल। फोर्टी बी पर आते हैं। सो 40B में कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे अमाउंट्स हैं जो डिडक्टेबल नहीं होते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड, जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन को कैलकुलेट करते वक्त, कंप्यूट करते वक्त जो डिडक्ट नहीं होते। तो 40B में जो कहा जा रहा है कि कौन सा वो अमाउंट है जो डिडक्टेबल नहीं है। सर्टन कंडीशंस में वो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होता है जो रिम्यूनरेशन है पार्टनर को। एनी पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर और ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर which in either case is not authorized by or is not in accordance with the terms of the partnership deed. ऐसा रिम्यूनरेशन जो पार्टनरशिप डीड के टर्म्स के अनुसार नहीं है, या कोई भी पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन, चाहे सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन किसी भी नाम से हो, जो एक वर्किंग पार्टनर नहीं है उसको दिया जा रहा है। इसी प्रकार से कई ऐसे रिम्यूनरेशन हैं जो कि अलाउ नहीं किए जाते फॉर वेरियस रीजंस, या तो ज़्यादा दे दिए गए या उसको दे दिए गए जिसका हक नहीं है। तो जब भी इस तरह के रिम्यूनरेशंस हैं जो कि अलाउड नहीं हैं वो दिए जाते हैं और उनको डिसअलाउ करना है। और ये जो डिसअलाउंस वाली बात है ये पता चलती है जब फर्म का असेसमेंट हो रहा होता है। तो जब फर्म का असेसमेंट हो रहा है और उसमें पाया गया कि या रिवीजन या एनहांसमेंट हुआ कि जो रिम्यूनरेशन है जो पार्टनर को दिया गया है वो डिडक्टेबल नहीं है अंडर क्लॉज 40B। सो असेसिंग ऑफिसर मे अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ द पार्टनर, और पार्टनर की जो इनकम है उसको एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि जब कोई डिडक्शन डिसअलाउ होगा फर्म के केस में तो फर्म की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। फर्म की इनकम बढ़ जाएगी तो पार्टनर की भी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो इनकम ऑफ द पार्टनर को एडजस्ट करने के लिए 154 सेक्शन का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। और 4 साल वहाँ से काउंट होंगे जब वो फाइनल ऑर्डर पास किया था जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 4 साल का समय। उसके बाद आते हैं 155(2) पर। 155(2) में कहा जा रहा है कि वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लीटेड असेसमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ एन EOP और ए BOI इट इज फाउंड, जब भी कोई असेसमेंट कंप्लीट किया जाता है किसी भी EOP के मेंबर का या किसी BOI के इंडिविजुअल का या किसी BOI के मेंबर का, और उसमें पाया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में पाया जाता है कि जब एसोसिएशन या बॉडी का असेसमेंट हुआ या रीअसेसमेंट हुआ या उसके इनकम का रिडक्शन या एनहांसमेंट हुआ इस सेक्शन में या 154 में या किसी भी और सेक्शन के तहत,
या किसी 245D4 के ऑर्डर के तहत अगर ऐसा किया गया, तो शेयर जो है मेंबर का, और ये पाया गया कि मेंबर का जो शेयर था या तो इंक्लूड नहीं किया गया है उसके असेसमेंट में, या जो किया गया वो सही नहीं है, तो जो असेसिंग ऑफिसर हैं वो अमेंड कर सकते हैं ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को मेंबर के। इस बात के लिए इसको दृष्टिगत रखते हुए कि जिससे कि जो सही शेयर है वो इंक्लूड हो जाए या शेयर का करेक्शन हो जाए, तो इस प्रकार से वो मेंबर का असेसमेंट है वो अमेंड कर सकते हैं। और जो 154 के प्रावधान है वो जहाँ तक हो सकेगा अप्लाई करेंगे उस पर, और 154 के तहत ये अमेंडमेंट माना जाएगा। और जो पीरियड है 4 इयर्स का, वो वहाँ से रेकन किया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से जब वो फाइनल ऑर्डर यूओपी या बीओआई के केस में पास किया जा रहा है। तो उसी तरह का प्रावधान है जिससे कि 154 जब हम ऑर्डर आता है उसी प्रकार से एओआई, एओपी और बीओआई के केस में भी किया जा सकता है। उसके बाद 155(3) इज ऑलरेडी डिलीटेड। 155(4) में कहा जा रहा है कि वेयर एज a result of the proceedings initiated under section 147, सेक्शन 147 में जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी उसके रिजल्ट में अगर कोई लॉस है या कोई डेप्रिसिएशन है उसको रिकम्प्यूट कर दिया गया है, एंड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, और उसके परिणामतः इट इज नेसेसरी टू रिकम्प्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम को असेसी की रिकम्प्यूट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेप्रिसिएशन या जो लॉस है उसको रिकम्प्यूट किया गया है, और इसलिए जो सक्सीडिंग ईयर्स में, आगे आने वाले सालों में जो असेसी की टोटल इनकम है उसको रिकम्प्यूट करना ज़रूरी है। जिन सालों में वो जो लॉस था या डेप्रिसिएशन अलाउंस था वो कैरी फॉरवर्ड किया गया रहा था और सेट ऑफ कर दिया गया था, जो प्रावधान है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के उनके तहत लिखे हैं यहाँ प्रावधान 72(1), 73(2), 74(1) and 3, 1 और 3, और 74(a)(3), ये वो प्रावधान है जिनके तहत जो लॉस है वो सेट ऑफ, वो जो कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होता है। तो यदि किसी साल में डेप्रिसिएशन या लॉस को रिकम्प्यूट किया गया तो आगे आने वालों से सेट ऑफ का राशि भी चेंज हो जाएगी सक्सीडिंग ईयर्स में। तो इस कंडीशन में उसको असेसिंग ऑफिसर आगे बढ़ के में प्रोसीड टू रिकम्प्यूट टोटल इनकम को रिकम्प्यूट कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ईयर और ईयर्स, एंड मे मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट, और जरूरी अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो 154 सेक्शन के प्रावधान है जहाँ तक हो सकेगा वो अप्लाई कर जाएंगे उसके लिए। एंड जो पीरियड 4 इयर्स का है जो स्पेसिफाई किया गया रहा है इन सब सेक्शन 7 में, उस सेक्शन के 154 सेक्शन के वो रेकन किया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जिसमें 147 का ऑर्डर पास किया गया था। इसके बाद आते हैं 4A पर, जहां पर भी कोई ऐसा अलाउंस है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उसको हैज़ बिन मेड होली और पार्टली टू एन एसएससी, जो एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया है एसएससी को, और बाद में एंड सब्सिक्वेंटली एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, 8 सालों से की एक्सपायरी से पहले प्रीवियस ईयर के अंत से, जिसमें कि इन विच द शिप और एयरक्राफ्ट वॉज अक्वायर्ड, जिस प्रीवियस ईयर में शिप या एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया गया था, मशीनरी को अक्वायर किया गया था, या जब प्लांट को इंस्टॉल किया गया था, या शिप, एयरक्राफ्ट, मशीनरी या प्लांट को या तो बेच दिया गया, और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी, उस शिप, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, प्लांट जिस पर कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया था उसको या तो बेच दिया जाता है एसएससी के द्वारा या अदरवाइज ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी भी और व्यक्ति को, सरकार के अलावा, अदर देन द गवर्नमेंट या और ए लोकल अथॉरिटी और ए कॉर्पोरेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनी as defined in section 617 of the Income Tax Act. तो अगर वो एसेट जो है
जिस पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला है, चाहे वो शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, मशीनरी या प्लांट हो, अगर उसको बेचा जाता है किसी कॉरपोरेशन को जो सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट से बना है, या गवर्नमेंट कंपनी को बेचा जाता है, तब तो ठीक है। अगर किसी और को बेचा जाता है, या अमेलगमेशन के कनेक्शन में भी बिकता है तो भी ठीक है, सक्सेशन के कनेक्शन में बिकता है तो भी ठीक है, या फिर 10 साल पूरे होने से पहले प्रीवियस ईयर के अंत से, जिसमें वो शिप या एयरक्राफ्ट एक्वायर किया गया या मशीनरी या प्लांट इंस्टॉल किया गया, एसएससी उसको यूटिलाइज नहीं करता उस राशि को जो क्रेडिट की गई थी रिजर्व अकाउंट में, जो राशि क्रेडिट की गई थी उसको इस्तेमाल नहीं करता है, जो 32A(4) के तहत क्रेडिट की गई थी रिजर्व अकाउंट में, और उसका इस्तेमाल वो कोई नया शिप या नया एयरक्राफ्ट या नई मशीनरी प्लांट देने के लिए नहीं करता, अपने अंडरटेकिंग के बिजनेस के पर्पज से, और या फिर किसी भी वक्त 10 साल पूरे होने से पहले एसएससी यूटिलाइज कर लेता है जो अमाउंट है क्रेडिट किया गया रिजर्व अकाउंट में, वो यूटिलाइज करता है डिविडेंड बांटने के लिए या प्रॉफिट बांटने के लिए, या इंडिया से बाहर प्रॉफिट्स को भेज देने के लिए, उसको रेमिट कर देने के लिए, या कोई इंडिया से बाहर एसेट बनाने के लिए यूज़ कर लेता है, या किसी और पर्पज के लिए यूज़ कर लेता है, विच इज़ नॉट ए पर्पज ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस का पर्पज नहीं है। जो रिजर्व वाले अकाउंट में जो अकाउंट पैसा था जिसके आधार पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया था, उसका इस्तेमाल वो उस तरह से गलत चीज़ों में कर ले रहा है, जैसे कि डिविडेंड या प्रॉफिट बांटना, कोई इंडिया से बाहर एसेट ले लेना, इंडिया से बाहर प्रॉफिट्स को भेज देना, या किसी और पर्पज़ के लिए कर लिया गया है जो कि उस बिजनेस या उस अंडरटेकिंग का पर्पज़ नहीं है, या उस अंडरटेकिंग का बिजनेस का पर्पज़ नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस, द इन्वेस्टमेंट अलाउंस ओरिजिनली अलाउड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड, ये मान लिया जाएगा कि ओरिजिनली जो अलाउंस दिया गया था वो गलती कर दी गई थी उसको, एंड द असेसिंग ऑफिसर में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, और इस एक्ट में कुछ भी कहा गया हो, जो असेसिंग ऑफिसर है, he may recompute the total for the relevant previous year and make the necessary amendment, and the provisions of section 154 shall apply in the period of 4 years of that section being reckoned. In a case referred to in clause A वाले में जो 4 साल का टाइम है उस साल से शुरू होगा, उस प्रीवियस ईयर के अंत से शुरू होगा जिसमें सेल या ट्रांसफ़र हुआ। बी के लिए उस 10 साल के पीरियड ख़त्म होने के बाद शुरू होगा, और सी के लिए उस प्रीवियस ईयर के ख़त्म होने के बाद जिसमें अमाउंट यूटिलाइज किया गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि क्लॉज बी के लिए जो न्यू शिप या न्यू एयरक्राफ्ट, न्यू मशीनरी या प्लांट शब्द हैं, उनके वही मीनिंग होंगे जो 32 के एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। और उसके बाद सबसेक्शन 5 में क्या कहा जा रहा है कि वेयर एन अलाउंस बाय वे ऑफ डेवलपमेंट रिबेट हैज बीन मेड, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट रिबेट का अलाउंस किया गया है, चाहे पूरा किया है चाहे पार्टली किया है, और ये अलाउंस किसी एसएससी को किया गया है किसी शिप, मशीनरी या प्लांट जो इंस्टॉल किया गया था 31 दिसंबर 1957 के बाद, उसके संदर्भ में किया गया है, और सेक्शन 33 में ये दिया गया रिबेट, या जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस हैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 92 के उसको उसमें दिया गया है। और जब भी ये डेवलपमेंट रिबेट दिया गया है तो एट एनी टाइम उसके बाद बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें शिप अक्वायर किया गया था, उसको अगर बेच दिया जाता है, अदरवाइज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिवाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, या 8 साल खत्म होने से पहले जो अमाउंट क्रेडिट किया गया था रिजर्व अकाउंट में उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है डिविडेंड प्रॉफिट्स या इंडिया से आउटसाइड एसेट्स खरीदने के लिए। तो जो डेवलपमेंट रिबेट है जो ओरिजिनली अलाउ किया गया था वो मान लिया जाएगा कि वो अलाउ नहीं किया गया, shall be deemed to have been wrongly allowed, and the assessing officer may, notwithstanding anything contained in this act,
असेसिंग ऑफिसर रिकम्प्यूट करेंगे अपनी टोटल इनकम को एसएससी फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट, और जरूरी अमेंडमेंट कर देंगे। एंड प्रोविजन सेक्शन 154 के वो अप्लाई कर जाएंगे, और जो 4 साल का पीरियड है वो वहाँ से शुरू माना जाएगा इसमें सेल या ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद 155(5)(a) 155(5)(a) में कहा जा रहा है where an allowance by way of development allowance has been made wholly or partly to the SSC। डेवलपमेंट अलाउंस दिया गया एसएससी को, जो प्लांटिंग के कॉस्ट के रूप में इन्होंने असेसमेंट दिया जब उसने जो प्लांटिंग किया किसी एरिया में, उसकी जो कॉस्ट आई इस संबंध में सेक्शन 33A में उसको डेवलपमेंट अलाउंस दिया। और उसके बाद 8 साल के ख़त्म होने से पहले ही उसने जो है जो लैंड था वो बेच दिया या अदरवाइज ट्रांसफ़र कर दिया, एसएससी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी और व्यक्ति को अदर देन द गवर्नमेंट के अलावा ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो और अमल कमीशन के अलावा ट्रांसफ़र कर दिया गया, या फिर तो 8 साल से पहले उस अमाउंट से जो क्रेडिट किया गया था रिजर्व अकाउंट, उससे डिविडेंड या प्रॉफिट बांट दिया गया, या इंडिया से बाहर भेज दिया गया, या इंडिया से बाहर कोई एसेट खरीद लिया गया, या किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया गया उसको, जो कि उस बिजनेस का पर्पस नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जो डेवलपमेंट अलाउंस ओरिजिनली दिया गया था उसको मान लिया जाएगा कि वो रॉन्गली दिया गया है, और जो असेसिंग ऑफिसर है वो रिकम्प्यूट कर देगा टोटल इनकम को फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो जरूरी अमेंडमेंट जो था वो कर देगा, और जो प्रोविजंस है सेक्शन 154 के वो अप्लाई करेंगे। और एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, जहाँ पर भी किसी एसएससी ने के पास कोई लीज होल्ड या दूसरा राइट है ऑक्यूपेंसी का किसी भी लैंड में, और वो ऐसे राइट को ट्रांसफर कर देता है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर सच लैंड। ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने उस लैंड को बेच दिया है या उसको सेल कर दिया है, भले ही उसके पास लीज होल्ड राइट था या केवल ऑक्यूपेंसी का राइट था, और वो इस ट्रांसफ़र के राइट उस राइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पर भी ये मान लिया जाएगा कि जैसे कि उसने उसको सेल कर दिया है या अदरवाइज ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद है 155(5)(b) पे कोई डिडक्शन जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च का दिया गया था किसी भी ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए जो 35(2)(b) के तहत दिया गया था, और एसएससी सर्टिफिकेट फेल करने में फर्निश करने में फेल हो जाता है कि उसने वो प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम जो उसने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से ऑब्टेन करना था वो देने में असफल हो गया, जो उसके द्वारा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से उसको लेना था, और वो विद इन 1 ईयर और जो भी पीरियड अलाउड था उसके कंप्लीशन के लिए ऐसी अथॉरिटी के द्वारा उसमें उस नहीं दे पाया सर्टिफिकेट, तो जो डिडक्शन ओरिजिनली दे दिया गया था इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड, जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली किया गया था उसके एक्सेस में जो भी डिडक्शन दे दिया गया था, वो पार्ट जो है जो एक्सेस है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली मेड, ये मान लिया जाएगा कि वो एक्सेस गलत किया गया है, और जो असेसिंग ऑफिसर है जो एक्सपेंडिचर है वो गलत कर दिया गया है, और may notwithstanding anything contained in this act recompute total income, और असेसिंग ऑफिसर रिकम्प्यूट कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में टोटल इनकम को of the SSC for the relevant previous year and make the necessary amendment, और उसमें जो प्रोविजन है 154 के लागू होंगे, और जो 4 साल का पीरियड है वो वहाँ से काउंट होगा जब जो टाइम था अलाउड, पीरियड जो अलाउड था कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम का प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा वो एक्सपायर कर गया हो। इसके बाद आते हैं 155(7), जहाँ पर भी किसी प्रोसीडिंग के रिजल्ट में वेयर एज द रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन द असेसमेंट फॉर एनी ईयर ऑफ ए कंपनी in whose case an order under section 104 has been made for that year,
जिस कंपनी के असेसमेंट में 104 का ऑर्डर कर दिया गया है, एंड इट इज नेसेसरी टू रिकम्प्यूट द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम ऑफ द कंपनी, और ये जरूरी हो गया है कि जो बांटने योग्य इनकम है कंपनी की उसको रिकम्प्यूट कर दिया जाए। तो जो असेसिंग ऑफिसर है he may proceed to recompute the distributable income। असेसिंग ऑफिसर उसको रिकम्प्यूट कर देगा और टैक्स पेबल को डिटरमिन कर देगा। तो सेक्शन 104 का जो ऑर्डर है वो किसी भी प्रोसीडिंग के रिजल्ट में किसी कंपनी के केस में कब किया जाता है? तो एक्चुअली दिस इज ऑलरेडी ओमिटेड, सो देयरफॉर आई थिंक 155 में इसको भी ओमिट कर देना चाहिए, बट दिस इज नॉट बीन ओमिटेड, सो आई थिंक इन फ्यूचर ये सेक्शन भी ओमिट हो जाएगा बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रेलिवेंट। अब 7B पर आते हैं। 7B में जहाँ पर भी किसी असेसमेंट में किसी साल के जो कैपिटल गेन अराइज कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसको चार्ज नहीं किया गया रहा अंडर सेक्शन 45। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 47, लेकिन इट इज डीम्ड अंडर सेक्शन 47A टू बी इनकम चार्जेबल। 47A में वो इनकम चार्जेबल मान ली जाती है under the year capital gains of the previous year in which transfer took place by reason of such capital assets being converted by the transferee company into or being treated by it as a stock in trade of its business। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पर कैपिटल गेन नहीं चार्ज किया गया था 47, 4 या 5 में, लेकिन 47A के तहत वो डीम्ड इनकम चार्जेबल हो गया अंडर दैट कैपिटल गेन्स, तो वो जो कैपिटल एसेट है इन विच ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, और वो इसलिए टैक्सेबल हो गया क्योंकि वो जो कैपिटल एसेट था वो कन्वर्ट कर दिया गया था ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, या उसके द्वारा ट्रीट कर लिया गया था एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड के रूप में मान लिया गया था। एंड द पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनीज, और जो उनकी पेरेंट कंपनी थी उसके नॉमिनीज हैं, और एज द केस में भी द होल्डिंग कंपनी सीजिंग टू होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, या जहाँ पे अब होल्डिंग कंपनी के पास जो पूरा शेयर कैपिटल नहीं रह गया सब्सिडियरी कंपनी का, तो उस केस में भी वो जो कैपिटल गेन था जो 4 और 5 में चार्ज नहीं हो रहा था वो अब डीम्ड चार्जेबल हो जाता है। तो डीम्ड चार्जेबल होने पे क्या होता है? एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर से 8 साल में, कभी भी 8 साल में, तो असेसिंग ऑफिसर मे नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर कंपनी का टोटल इनकम को रिकम्प्यूट कर देंगे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए और नेसेसरी अमेंडमेंट कर देंगे, और जो प्रावधान है सेक्शन 154 के वो अप्लाई कर जाएंगे, और जो 4 साल का पीरियड है वो रेकन किया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के अंत से जिसमें कैपिटल एसेट जो था उस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया गया और ट्रीटेड, और या फिर उसको ट्रीट किया जाएगा कन्वर्टेड और ट्रीटेड। कैपिटल एसेट को जब कन्वर्ट या ट्रीट कर लिया गया था एज ए स्टॉक इन ट्रेड, या फिर जब जिस साल में वो पेरेंट कंपनी है उसके नॉमिनीज जो थे या वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का कंपनी का कैपिटल को, होल ऑफ द शेयर कैपिटल को होल्ड करना उन्होंने बंद कर दिया था, तो उस ईयर के, उस प्रीवियस ईयर के अंत से 4 साल का टाइम लिया जाएगा। तो ये वो केस है जहाँ पर कैपिटल गेन्स चार्जेबल नहीं थे और बाद में चार्जेबल हो जाते हैं 47A के तहत, क्योंकि कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है या पेरेंट कंपनी जो है पूरा का पूरा शेयर कैपिटल की ओनर नहीं रह जाती। और 10A में कहा जा रहा है, यू कैन कम टू 10A। 10A में कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी किसी असेसमेंट में फॉर एनी ईयर
जो कैपिटल गेन अराइज कर रहा था ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से, वो टैक्स के लिए चार्ज किया गया, और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, और उसके 6 महीने के अंतर्गत उस ट्रांसफर के बाद एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया या डिपॉजिट किया किसी भी स्पेसिफाइड एसेट में, जो कि 54E1 एक्सप्रेशन 1 में कवर होता है, तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऑर्डर को भी अमेंड करेंगे असेसमेंट के, सो एज टू एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जिससे कि वो उस अमाउंट को एक्सक्लूड कर देंगे जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स था अंडर द प्रोविजन ऑफ 54E1। पहले वो चार्जेबल था, बाद में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो बच गया टैक्सेशन से। तो असेसिंग ऑफिसर को अपना ऑर्डर अमेंड करना होगा। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई, और जो पीरियड है 4 साल का, तब से माना जाएगा जब वो असेसमेंट जो है वो किया गया था। उसके बाद आते हैं हम 11 पे। सबसेक्शन 11 में कहा जा रहा है, where in the assessment for any year a capital gain which is arising from the transfer of any original asset as is referred to in section 54H is charged to tax। कोई कैपिटल गेन जो कि ओरिजिनल एसेट के ट्रांसफर से अराइज हो रहा है, जिस ओरिजिनल एसेट का रेफरेंस सेक्शन 54H में है, उसको टैक्स के प्रति चार्ज किया जा रहा है, और एक्सटेंडेड पीरियड में उस सेक्शन के तहत एसएससी एक नया एसेट एक्वायर कर लेता है, जो कि रेफर किया जा रहा है न्यू एसेट उस सेक्शन में, या डिपॉजिट कर देता है या इन्वेस्ट कर देता है कोई राशि, कैपिटल गेन की राशि को उस एक्सटेंडेड पीरियड में, जैसे इसको डिपॉजिट या इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर शैल अमेंड द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट सो एज टू एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन, इससे वो जो कैपिटल गेन का अमाउंट एक्सक्लूड कर सकता है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स हो गया था सेक्शन 54H में, क्योंकि नया एसेट ले लिया गया। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 शैल अप्लाई, और जो 4 साल का पीरियड है वो वहां से लिया जाएगा, उस प्रीवियस ईयर के अंत से लिया जाएगा, जिसमें जो कॉम्पेंसेशन था वो एसएससी के द्वारा रिसीव किया गया, being reckoned from the end of the previous year in which the compensation was received by the assessor। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी किसी वेयर इन द असेसमेंट ऑफ फॉर एनी ईयर कैपिटल गेन विच इज अराइजिंग, क्यों कैपिटल गेन अराइज हो रहा है? क्योंकि एक ओरिजिनल एसेट बेच दिया गया और कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स उस पर आ गया, लेकिन उसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड में एसएससी ने नया एसेट खरीद लिया, तो वहाँ पे एसेट नया खरीदने से जो इनकम है अब नॉट चार्जेबल हो गई कैपिटल गेन्स की ओर, तो ऐसे कंडीशन में असिस्टेंट ऑफिसर अपना ऑर्डर अमेंड कर देंगे, और जो उसके लिए जो 4 साल का पीरियड होगा वो काउंट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें कि कॉम्पेंसेशन वाज रिसीव बाय द एसएससी। इनफैक्ट यहाँ ये होना चाहिए where the 4 years from the day from the year in which the new assets were purchased by the assessor। Now 11A, where in the assessment year for any year एक डिडक्शन दिया गया है 10A 10B या 10BA, डिडक्शन को नॉट अलाउ किया गया है इस ग्राउंड पर कि सच इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, या रिसीव करने के बाद भी उसको इंडिया में नहीं लाया गया, नॉट बीन ब्रॉट इनटू इंडिया बाय और ऑन बिहाफ द एसएससी, रिजर्व बैंक का अप्रूवल से इंडिया में नहीं लाया गया, और सच अदर अथॉरिटी एज इज ऑथराइज्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रेगुलेटिंग द पेमेंट्स, या किसी और अथॉरिटी के द्वारा जो कि किसी लॉ में ऑथराइज्ड है पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, उसके अप्रूवल से नहीं लाया गया। एंड सब्सिक्वेंटली सच इनकम और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन और रिसीव्ड इन ब्रॉट इन इंडिया, और बाद में वो राशि जो है इंडिया में ले आई जाती है फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, इन द मैनर ऑफ फोर्सेड एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ले आई जाती है,
तो असेसिंग ऑफिसर शैल अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, इसमें वो डिडक्शन अलाउ कर देंगे 10A 10B या 10BA के, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम और पार्ट देयर ऑफ, जो रिसीव कर ली गई थी या इंडिया में ले आई गई थी। और इस संबंध में 154 के सेक्शन के प्रावधान लागू हो जाएंगे। 10A 10B 10BA में जब कोई राशि रिसीव की जाती है और वो इंडिया में लाई जाती है, जब तक फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लाई जाती तब तक वो डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया वांट्स फॉरेन एक्सचेंज। और वो जो 4 साल का पीरियड है जिसमें वो ये रेक्टिफिकेशन करना है, वो उस प्रीवियस ईयर के अंत से काउंट होगा, रेकन होगा, जिसमें वो इनकम इंडिया में ले आई गई थी। उसके बाद इसी तरह से सब सेक्शन 12 है। सब सेक्शन 12 में कहा जा रहा है जब किसी असेसमेंट ईयर में, जो कि 1 अप्रैल 88 से शुरू होता है, 1 अप्रैल 88 में प्रावधान लाया गया है, कोई भी डिडक्शन जो 80O के तहत किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में, जो कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, कमीशन, फीस या सिमिलर पेमेंट होगा, जो जिसका रेफरेंस उस सेक्शन में है 80O में, उसको नहीं अलाउ किया गया था। जब कोई डिडक्शन को जो सेक्शन 80O में नहीं अलाउ किया गया था, इस आधार पे ऑन द ग्राउंड कि वो जो इनकम है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, या रिसीव होने के बाद इंडिया में नहीं लाई गई 6 महीने के अंदर, हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इनटू इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी, जो भी लॉ है उसके अनुसार उसमें नहीं लाई गई, लेकिन बाद में वो ले आई जाती है, तो उसको भी 154 में रेक्टिफाई किया जा सकता है। और जो 4 साल का पीरियड है तब से माना जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में इनकम ले आई जा रही है इंडिया में, उस प्रीवियस ईयर के अंत से। बस ये है, ये 4 साल का पीरियड कंप्यूट करने के लिए 88 से 91 का ये जो पीरियड है, 1 अप्रैल 88 से 30 सितंबर 91 का पीरियड काउंट नहीं किया जाए। उसके बाद सबसेक्शन 13 में कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी किसी असेसमेंट में कोई डिडक्शन इन सेक्शनों में नहीं दिया गया, इस ग्राउंड पे नहीं दिया गया कि वो इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लाई गई, या रिसीव तो कर ली गई कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया से बाहर, लेकिन कन्वर्टेड और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया से बाहर कन्वर्ट कर लिया गया, उसके बाद इंडिया में नहीं लाई गई एसएससी के द्वारा बिहाफ पे, रिजर्व बैंक के अप्रूवल से या ऐसे अथॉरिटी के अप्रूवल से जो कि ऑथराइज्ड है अंडर एनी लॉ, जो कि फोर्स में है टाइम बीइंग के लिए, जो पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स के लिए बनाई गई है। एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में वो जो इनकम है या पार्ट देयर ऑफ उसको रिसीव कर ली जाती है या इंडिया में ले आई जाती है, उसी तरह से जैसे मैनर दिया हुआ है, तो असेसिंग ऑफिसर उस ऑर्डर को भी रेक्टिफाई कर सकते असेसमेंट के ऑर्डर को। और इसी प्रकार से इसका जो सब सेक्शन 14 है, उसमें कहा जा रहा है जहाँ पर भी किसी प्रीवियस ईयर के असेसमेंट में या किसी इंटीमेशन में या किसी डीम्ड इंटीमेशन में जो 143(1) में दिया गया है, जो क्रेडिट है टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड का इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 199 या सेक्शन 206C के टैक्स का जो क्रेडिट है वो नहीं दिया गया था, इस आधार पे जो सर्टिफिकेट फर्निश किया गया है वो नहीं फाइल किया गया रिटर्न के साथ, और बाद में ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर के सामने विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, वो दे दिया जाता है जिस असेसमेंट ईयर में वो इनकम असेसेबल है उसके अंत से 2 साल के अंदर का दे दिया जाता है, तो असेसिंग ऑफिसर को अमेंड करना पड़ेगा असेसमेंट के ऑर्डर को या अपने इंटीमेशन को या डीम्ड इंटीमेशन को, जो भी मामला हो, और प्रोविजन ऑफ 154 शैल अप्लाई provided that nothing contained in this section shall apply unless the income from which the tax has been deducted or income on which the tax has been collected has been disclosed in the return। और ये प्रोविजन तभी अप्लाई करेगा जब वो जो इनकम है जिस पे टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया गया था वो रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज की गई रही हो, जो इनकम जो रिटर्न फाइल की गई थी एसएससी के द्वारा उस असेसमेंट ईयर के लिए।
तो जहाँ पर भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिला वो टैक्स क्रेडिट बाद में मिल जाता, प्रोवाइडेड जो इनकम उससे रिलेटेड है वो शो कर दी गई हो रिटर्न ऑफ इनकम में, तभी वो क्रेडिट मिल सकता है। और फोर्थ में एक आ गया है कि वेयर इन द असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर और इन एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन, जो इनकम टैक्स का जो पे किया गया था किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया या किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में जो कि आउटसाइड इंडिया थी वहां पे किया गया था, उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, जिस स्पेसिफाइड टेरिटरी का रेफरेंस सेक्शन 1990 91 में किया जा रहा है, और इस आधार पे नहीं किया गया क्रेडिट, जो पेमेंट है ऐसे टैक्स का वो अंडर डिस्प्यूट था। और एंड इफ सब्सिक्वेंटली, और अगर बाद में ऐसा डिस्प्यूट सेटल हो जाता है और जो एसएससी है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिस्प्यूट इज सेटल्ड, एसएससी फर्निश कर देता है 6 महीने में, उस महीने के एंड से जब वो डिस्प्यूट सेटल होता है वो फर्निश कर देता है असेसिंग ऑफिसर को ऐसा एविडेंस कि वो डिस्प्यूट सेटल हो गया है, और टैक्स का पेमेंट का एविडेंस भी दे देता है, और साथ में एक अंडरटेकिंग दे देता है कि कोई भी क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लेम नहीं किया गया या नहीं क्लेम किया जाएगा किसी भी और असेसमेंट ईयर के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो असेसिंग ऑफिसर है ही शैल अमेंड द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट या इंटीमेशन या डीम्ड इंटीमेशन एज द केस में भी, और 154 के प्रावधान उस पर लागू हो जाएंगे, बशर्ते ये कि जो क्रेडिट है टैक्स का विच वॉज अंडर डिस्प्यूट शैल बी अलाउड फॉर द ईयर, जिसमें वो जो इनकम जो ऑफर की गई थी टैक्सेशन के लिए या असेस की गई थी टैक्सेशन के लिए, उसी ईयर में उसको अलाउ किया जाएगा जिस ईयर में इनकम ऑफर की गई थी। और उसके बाद सब सेक्शन 15 में क्या कहा जा रहा है कि जब भी किसी असेसमेंट में किसी ईयर के कैपिटल गेन जो अराइज कर रहा है कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, जो कैपिटल एसेट एक लैंड या बिल्डिंग है, यह दोनों हो सकता है, और जो कैपिटल गेन है उसको कंप्यूट किया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रिसीव या अक्रू हुई है ट्रांसफर के रिजल्ट में, उसमें जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको वैल्यू अडॉप्ट किया गया है या असेस किया गया है बाय एनी अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टैम्प ड्यूटी के पर्पज से असेस किया गया था 50C(1) के अकॉर्डेंस में, और बाद में जो वो वैल्यू है सच वैल्यू वो रिवाइज कर दी जाती है किसी अपील में या रिवीजन में या रेफरेंस में, जिसका रेफरेंस 2B में किया गया है ऑफ दैट सेक्शन, यानी 50C के 2B में जो किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर अमेंड करेंगे ऑर्डर ऑफ असेसमेंट को सो एज टू कंप्यूट द कैपिटल गेन बाय टेकिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टू बी द वैल्यू एज सो रिवाइज्ड। पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो ले ली गई थी टू बी द वैल्यू जो कि अडॉप्ट की गई है अब किसी अथॉरिटी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी के पर्पज से, और बाद में अपील डिवीजन या रेफरेंस में वो जो राशि है वो बदल जाती है, तो असेसिंग ऑफिसर और असेसमेंट ऑर्डर को भी अमेंड करेंगे और कंप्यूटेड और कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करेंगे फिर से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो वाली वैल्यू लेके जो रिवाइज्ड अमाउंट है अपील में रिवीजन रेफरेंस में जो रिवाइज की गई है, और यानी जब भी किसी अपील रेफरेंस से रिवीजन में ये जो वैल्यू अडॉप्ट की जाती है ऑफ सेल, यानी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो बदली जाती है और उसकी वजह से कैपिटल गेन का अमाउंट बदलता है, 154 में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ऑर्डर गिविंग इफेक्ट में 154 का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद सब सेक्शन 16 में कहा जा रहा है जब भी किसी असेसमेंट में कैपिटल गेन के जो कि कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज हो रहा है, और वो एक ऐसा ट्रांसफर है जो कंपल्सरी एक्विजिशन से ट्रांसफर हुआ है, और ए ट्रांसफर द कंसिडरेशन फॉर विच वॉज डिटर्मिन्ड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह ऐसा ट्रांसफर है जिसका कंसिडरेशन तय किया गया था और अप्रूव किया गया था सेंट्रल के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा। It is computed by taking the compensation or consideration as referred to in clause A, or as the case may be the compensation or consideration, or as the case may be the compensation or the consideration enhanced or further enhanced
as referred to in clause B of subsection 5 of 45. जो भी कॉम्पेंसेशन है या एनहांस कॉम्पेंसेशन है उसको लेके जब कैपिटल गेन कैलकुलेट किया गया था कि वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि मान लिया गया कि डीम टू बी रिसीव्ड एक्रूइंग एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर एसेट, और बाद में वो जो कॉम्पेंसेशन है या जो कंसिडरेशन है वो कम कर दिया जाता है किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर देंगे, शैल अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, जिससे कि वो कैपिटल गेन को रिकम्प्यूट करेंगे, वो जो कंपनसेशन या कंसिडरेशन जो रिड्यूस किया गया था उसको अकाउंट में लेके वही है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो एसेट बेच के जो पैसा मिलता है, इट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 शैल अप्लाई। और जो 4 साल का पीरियड है उस प्रीवियस ईयर के अंत से माना जाएगा जिसमें जो ऑर्डर था कोर्ट या ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी का इसके द्वारा कॉम्पेंसेशन रिड्यूस किया गया था वो अकाउंट फॉर किया गया। और 17 में कहा जा रहा है, सबसेक्शन 17 में, कि जब भी कोई डिडक्शन अलाउ किया गया रहा है असेसी को अंडर सेक्शन 80 RRB किसी पेटेंट के रिस्पेक्ट में अलाउ किया गया है और बाद में कंट्रोलर या हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो कि पेटेंट एक्ट में किया गया है उस पेटेंट को रिवोक कर दिया गया या असेसी के नाम को एक्सक्लूड कर दिया गया पेटेंट के रजिस्टर से एज पेटेंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पेटेंट, तो जो डिडक्शन है फ्रॉम द इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी के रूप में जो डिडक्शन था to the period attributable to the period during which the patent had been revoked, उस पीरियड का जो डिडक्शन था फॉर विच द असेसी नेम वाज एक्सक्लूडेड, जिस पीरियड के लिए असेसी का नाम हटा दिया गया था पेटेंट से, उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो जो डिडक्शन है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड, कि वो डिडक्शन गलती से गलत अलाउ हो गया है और असेसिंग ऑफिसर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वो रिकम्प्यूट कर सकता है उस टोटल इनकम को असेसी की फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और जरूरी अमेंडमेंट कर सकता है, और जो प्रोविजन है सेक्शन 154 के वो जहाँ तक हो सकेगा अप्लाई कर जाएंगे, और जो पीरियड ऑफ 4 ईयर्स है वो तब से रेकन किया जाएगा जब कंट्रोलर का वो या हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो पास किया गया। तो इस प्रकार से 80 RRB में अगर कोई डिडक्शन दिया गया है और वो डिडक्शन इसलिए गलत मान लिया जा रहा है क्योंकि वो पेटेंट रिवोक कर दिया गया या असेसी का नाम पेटेंट रजिस्टर से हटा दिया गया, तो उस पीरियड के लिए जब वो नाम उसका नहीं था, जो भी डिडक्शन दिया गया उसको मान लिया जाएगा वो गलती से अलाउ कर दिया गया है और असेसिंग ऑफिसर जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर में रेक्टिफाई रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन को डिसअलाउ कर रहे हैं असेसी। और नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट से ये हो रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देना भी जरूरी नहीं है ऐसे केस में असेसी को, बट देयर कैन बी अ डिस्प्यूट ऑन दिस कि वेदर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द असेसी और नॉट इन दिस रिस्पेक्ट। So we have come to the end of section 155 and we have come to the end of this lecture also, and